Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and today we continue chapter number 3, Nationalism in India. Okay, the next point is in this lesson is Lucknow Pact in 1916. Lucknow Pact is a refers to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint सेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। इस तरह से जो लखनऊ पैक्ट है उसके अंतर्गत किसके बीच में एग्रीमेंट हो गया, नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इनको जॉइंट सेक्शन करने के लिए इनके बारे में पार्टीज को इसके बारे में एग्रीमेंट हो गया। और ये कहाँ पे हो गया, इट इज़ इन लखनऊ इन द ईयर 1916। इस तरह से 1916 में लखनऊ में ये लखनऊ पैक्ट हो गया। अरिंदिस मोहम्मद अली, और इसके अंदर कौन कौन शामिल हो गए, मोहम्मद अली जीना इज देन ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीग। इस तरह से इस मूवमेंट में इट इज़ मेड ऑफ द बोथ पार्टीज रीच विद द एग्रीमेंट टू द प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द अडॉप्ट ए more liberal approach of the towards India and give the Indians more authority to the run their country। इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर के सामने जो मोहम्मद अली जीना और इसके अलावा कांग्रेस के लीडर से उन्होंने भी इस तरह से ब्रिटिशर के सामने अप्रूव कर दिया कि इंडियन लोगों यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनको अथॉरिटी देना चाहिए। The Lucknow Pact is also established cordial relation between the two prominent group of Indian National Congress and the moderates and the extremists। इस तरह से इसके अलावा एंड एक्सट्रीमिस्ट यानी इस तरह से दो ग्रुप उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था इस लखनऊ पैक्ट में। नेक्स्ट था सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और उसका उन्होंने जो बनाया था आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक इन ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस उसका बॉर्न कब हो गया था, 23 जनवरी 1897 में, और कटक में यानी ओडिशा में कटक में उनका जन्म हो गया था। हिज मदर इज नेम वॉज प्रभावती दे एंड फादर नेम वॉज जानकी दास बोस। जो उनका मदर जो उसका नाम क्या है, पार्वती देवी, और फादर का नाम है जानकीनाथ बोस। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट सिंस इन द चाइल्डहुड। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट था। और ही इज स्टूड 4th इन द ICS एग्ज़ाम इन द ईयर 1920। इट इज़ कंडक्टेड इन लंदन। लंदन में जो ICS एग्ज़ाम जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत भी उन्होंने 4th रैंक से वो पास हो गए थे। ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिटर्निंग टू इंडिया एंड इज पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और उन्होंने लेकिन वो इतना क्वालिफाइड होते हुए भी उन्होंने क्या किया, इंडिया आके इंडियन नेशनल कांग्रेस अंतर्गत उन्होंने शामिल हो गए। और इसके बाद उन्होंने अंडर द पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उन्होंने इंडियन स्ट्रगल के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वो इस तरह से अरेस्टेड हो गए। ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेरेंस। इस तरह से उन्होंने 11 टाइम उसको अरेस्ट किया। ये फ्रीडम फाइटर के लिए उन्होंने फाइट इसमें पार्टिसिपेट करने के कारण उनको 11 टाइम इसको जेल जाना पड़ा। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेक्शन ऑफ अ कांग्रेस इन द 1938 CE। और एंड इट इज़ द सेकंड टाइम इन द त्रिपुरा सेक्शन इज हेल्ड इन 1939। और इस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल लीडर में ये बहुत ही फेमस लीडर बन गए। और उस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट बने, उस पार्टी का प्रेसिडेंट बन गए हरिपुरा जो सूरत में आता है। और इसके अलावा जो त्रिपुरा में भी
इसमें 1939 में इस तरह से वो हेड बन गए। एंड इट इज़ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द फोर्स ऑफ द रीजन form of the post of the president of Indian National Congress. In May 1939, Subhash Chandra Bose is formed a new political party. इस तरह से यानी थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े कांग्रेस छोड़ के उन्होंने क्या किया, उनका खुद के पार्टी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाया और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। When the Second World War, it is out in the Europe, forward bloc is launched and the anti-war is propaganda. एंड उन्हें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्होंने इस तरह से अपना फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च किया। एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस एंड इज अ फॉलोवर वेयर अरेस्टेड एंड इन प्रेजेंट, और इसके लिए उनको अरेस्ट भी किया गया था और उनको जेल में डाला था by the government while the jail Subhash Chandra Bose. It went on the hunger strike and it is a deteriorated his health and the government was forced to set him free, and it is however he was kept under house arrested, और उसको जेल में अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में डाला गया। और जेल के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट का कैदियों के साथ जो हालांकि होते थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, विरोध किया। और विरोध करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको अनशन में बैठ गया और उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इसी दौरान उसका क्या होगा, वो खाना पीना सब छोड़ दे, क्योंकि कैदी के साथ किस तरह से उनके साथ किस तरह से सुलूक करते थे, तो इसके विरोध में उन्होंने अनशन कर दिया और उन्होंने मरने तक खाना पीना छोड़ने का उन्होंने बोल दिया। इसकी वजह से उन्होंने खाना न खाने का कारण वो बहुत ही वीक हो गए। फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको उनके घर पे ही नज़र कैद रखा, यानी कोई उसको ना मिले और एक ही रूम में उसको बंद करके रखा उनके घर पे ही। तो ऑन द 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस escaped from the house arrest, और इस तरह से 1941 में उसको सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट किया गया। ही डिस्कस्ड हिमसेल्फ एज अ पठान एंड इट इज़ अ रिच्ड ऑफ द बर्लिन, और इस तरह से उसको जो सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करके उसके घर के अंदर जब भी रखा गया था, उन्होंने क्या किया, पठान का वेश धारण करके उन्होंने वहाँ से छटक गया। यानी इतना नज़र कैद रखा था वो पुलिस फोर्स उसके घर के बाहर, तो भी उन्होंने क्या किया, वो पठान का वेश धारण करके, और वो पठान वेश धारण करने से किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये सुभाष चंद्र बोस से करके, तो उन्होंने वहाँ से निकल पड़े। यानी और वो कहाँ पहुँचे, जाके पठान वेश धारण करके वो बर्लिन पहुँच गए। और बर्लिन से वो पेशावर, काबुल, मॉस्को, यहाँ तक वो पहुँच गए। और ये गिव द स्पीच ऑफ बर्लिन रेडियो, और वहाँ पे जाके बर्लिन में से उन्होंने स्पीच दे दिया, और विच इज़ अ शॉक द ब्रिटिशर, और वहाँ बर्लिन पहुँच गया ये सोच के ब्रिटिशर को शॉक लगा, क्योंकि वो अरेस्टेड था, इतना प्रिजन में होके, इतना पुलिस फोर्स होके नज़र कैद होते हुए भी वो इतना दूर कैसे गया, और वो भी बर्लिन से रेडियो स्टेशन में उन्होंने स्पीच दे दिया। ये देख के ब्रिटिशर गवर्नमेंट क्या किया, वो एकदम चकित हो गए। और इट इज़ फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा। फिर वहाँ से वो क्या किया, जो उन्होंने बर्लिन से स्पीच देना, फिर मॉस्को होते हुए उन्होंने क्या किया, जापान चले गए, और जो सुमात्रा आता है वहाँ से वो क्या, वो जापान चले गए। नेक्स्ट, एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फ्रॉम आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाया, जो कैप्टन था ब्रिटिश, यानी यहाँ पे जो कैप्टन है मोहन सिंह, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज
Indian National Army with the help of the Indian soldier who had the surrendered to Japan as a war prisoner. इस तरह से उन्होंने जो इंडियन लोग सोल्जर्स थे इनके साथ मिलकर उन्होंने जो जापान में उन्होंने इस तरह से आज़ाद हिंद फौज उन्होंने किया और इसके वजह से उन्होंने उसको जेल भी जाना पड़ा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड द रशियन रासबिहारी बोस एंड मोहन सिंह हैड टू रिज़ाइन। और इस तरह से उन्होंने क्या किया यहाँ के जो जापानीज के गवर्नमेंट और उसने रासबिहारी बोस और मोहन सिंह उन्होंने क्या किया रिज़ाइन कर दिया। एंड द फर्दर ऑफ आज़ाद इन द फौज इंडियन नेशनल आर्मी it is becoming the bluered when it is a general consent of the Raspberry Bose is appointed Subhash Chandra Bose as a chief of Azad Hind Fauj। इस तरह से जापान में उन्होंने क्या किया जब सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए उन्होंने रासबिहारी बोस उन्होंने क्या किया सुभाष चंद्र बोस को इस आज़ाद हिंद फौज का वो मेन बना दिया उसको। और ये 1943 में ही वॉज द गिवन द हॉनरी ऑफ अ टाइटल ऑफ नेताजी। और इस तरह से वहाँ पे जापान में जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी करके उन्होंने टाइटल दे दिया। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने ऑनर कर दिया, यानी उसके सम्मान में इसको नेताजी इस तरह से उनको टाइटल दिया गया। नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस ने क्या स्लोगन दिया? चलो दिल्ली एंड जय हिंद। इस तरह से स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया। एंड द फौज एंड द नेशन he turned the countries of Southeast Asia and appealed to Indian living there to the sacrifice everything for the freedom of a country। और इस तरह से अदर कंट्री में ने भी इस साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए सभी कंट्रीज़ ने भी क्या किया इंडियन के फ्रीडम के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने योगदान देने का उन्होंने बताया। ही सेड टू द पीपल यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को क्या बोला कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। इस तरह से स्लोगन उन्होंने फिर से बोला। दिस स्लोगन इज गिव न्यू इम्पेट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये एक तरीके से नई चेतना लोगों के अंदर आ गया। ये स्लोगन से क्या हो गया लोगों के अंदर एक नई चेतना जाग उठी। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस के ये आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने उस टाइम पे उसका खुद का फौज यानी इंडियन फौज उन्होंने बनाया था। ओके, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे मिडल में और इसके अलावा कमांडर्स जो है आज़ाद हिंद फौज के जो कमांडर्स ये भी यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और इस तरह से जो नेक्स्ट है प्रोविजनल गवर्नमेंट। फिर इस तरह सुभाष चंद्र बोस अपना खुद जो आज़ाद हिंद फौज भी बनाए उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस वॉज इस्टेब्लिश्ड आज़ाद अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा एक इस्टेब्लिशमेंट कर दिया हर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ अ फ्री इंडिया। यानी फ्री इंडिया के बारे में उन्होंने एक रखा। और ये कहाँ पे बनाया उन्होंने सिंगापुर में और अक्टूबर 1943 में उन्होंने बनाया। इट इज़ लुक चार्ज एज द चीफ ऑफ आर्मी। और उन्होंने इस तरह से न्यू चीफ आर्मी के लिए उन्होंने इस तरह से चार्ज के लिए उन्होंने बनाया। दिस गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका। और इस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी इस तरह से इंग्लैंड और अमेरिका के बीच का इस तरह से वॉर डिक्लेयर हो गया था। नेक्स्ट रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का रोल क्या था? आज़ाद हिंद फौज एज रिकग्नाइज्ड बाय द
सुभाष चंद्र बोस आफ्टर द बिकम द चीफ ऑफ द आज़ाद अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। और इससे सुभाष चंद्र बोस ने इस रिकग्नाइज किया गया कि वो जब भी चीफ बन गए थे, किसका चीफ, आज़ाद हुकूमत ए आज़ाद हिंद का जब भी चीफ बन गए थे, तभी उन्होंने ये बोल दिया कि ई प्रॉपर ट्रेनिंग वाज गिवन टू द सोल्जर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चीफ बनने के बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग थे सैनिक, उसको सोल्जर, उसको अच्छी तरह से उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया। एंड द आज़ाद हिंद फौज वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस बटालियन। और इस तरह से उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद क्या हो गया, आज़ाद हिंद फौज जो है अलग अलग बटालियन में वो डिवाइडेड हो गए। एंड इस तरह से उन्होंने फौज को अलग अलग सेक्शन में उन्होंने भेजा। आज़ाद हिंद फौज secured the victory at the various front of the eastern border of India like Arakan and Imphal। और इस तरह से उन्होंने अपनी जो फ्रंट ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर पे उन्होंने क्या किया, अपना फौज भेजा, जैसे कि इम्फाल। और इसके बाद उन्होंने लेटर ऑन द फौज वाज फोर्स ऑफ द retreat due to the struggle of food supply and heavy rain। और यहाँ पे उन्होंने फौज भेजने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फूड सप्लाई करना बहुत ही मुश्किल पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो गई थी। अमेरिका ड्रॉप्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान। और उसी टाइम पे दूसरा महायुद्ध चल रहा था, और उस टाइम पे अमेरिका ने क्या किया, जापान के ऊपर अणु बॉम्ब डाल दिया। अभी इस सब का परिणाम क्या हो गया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को जापान ने पूरी तरह से सहायता करने के लिए उन्होंने बोला था, और पूरी तरह से उन्होंने जापान को, इंडिया को फ्रीडम करने के लिए भी बोला था सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन जापान के अंदर ही क्या हो गया, और जापान भी सहायता कर रहा था इंडिया का फ्रीडम के लिए, लेकिन उसी टाइम पे क्या हो गया, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने क्या किया, अणु बॉम्ब डाल दिया। इसके कारण क्या हो गया, एक तरफ क्या हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, वहाँ पे सोल्जरों को फूड वो सप्लाई करना वो तकलीफ पड़ रहा था। और दूसरी तरफ इस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब करने के कारण क्या हो गया, द बॉम्ब ऑफ जापान एंड जापान वाज सरेंडेड। और जापान वो सरेंडेड हो गया अमेरिका के सामने। द डायनामिक इज वॉर इज चेंज्ड एंड फर्दर ऑफ आज़ाद हिंद फौज इज बिकम हैजी। और इस तरह से आज़ाद हिंद फौज को जो पूरी तरह से सहायता मिल रहा था जापान से, वो पूरी तरह से, यानी क्योंकि जापान ही सरेंडर हो गया और उसको पूरी तरह से नुकसान होने के कारण वो आज़ाद हिंद फौज को वो यानी हेल्प नहीं कर पा रहा। द डायनामिक वॉर इज अ चेंज इन द फ्यूचर एंड आज़ाद हिंद फौज वॉज बिकम हैजी एंड 4,000 सोल्जर डाइड एंड 25,000 सोल्जर्स वेर अरेस्टेड। इस तरह से इसके दौरान जो सोल्जर थे 25,000 सोल्जर अरेस्टेड हो गए और 4,000 सोल्जर जो है वो मर गए इसी के दौरान। एंड नेताजी हैज़ टेकन ए वो दैट वी विल बी नॉट एंटर द सबगेट ऑफ इंडिया एंड नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव्ड अहेड बाय द एयर। और इस तरह से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र क्या किया, फिर वहाँ से रंगून से होकर उन्होंने वो मूव कर दिया। एंड एज पर द रिपोर्ट published by the Japanese government, is a plane that took off the Taipei airport of the Formosa and 18th August 1945। इस तरह से यानी जो जापानीज ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार, जो ताइपाई एयरपोर्ट के अनुसार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन है यहाँ पे 18 अगस्त 1945 को क्रैश हो गया। और क्योंकि यहाँ से उन्होंने बैंकॉक से रवाना हो गया था वो,
और इस तरह से जापान गवर्नमेंट ने ऐसा रिपोर्ट दे दिया कि जो ताइपाई एयरपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस निकले और 18 अगस्त 1945 को उसका एयरक्राफ्ट प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया और उसके अंदर नेताजी बिगिन टू सीरियसली बर्न एंड सक्यूम्डेड टू द डेथ। और इस तरह से इस प्लेन में आग लगने के कारण सुभाष चंद्र बोस इसके अंतर्गत पूरी तरह से जल गए और वो मर गए। इस तरह से उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट ने उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, यानी वो यानी एक इसका किस अभी इसे जो जापानीज है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, लेकिन उसका कोई एविडेंस अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया को नहीं मिला कि हम कह सके कि सुभाष चंद्र बोस का सही में डेथ हो गया कि नहीं। इसके बारे में अभी भी उसका सही मतलब किसी को अभी तक मालूम नहीं पड़ा। सो इस तरह से जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, दो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से जो फ्रीडम फाइटर, जो इंडिया को फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया, जो रिफॉर्मर्स थे, जो किस तरह से इंडिया को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना पूरी तरह से अपना जीवन निछावर कर दिया, अपना देश को आज़ाद करने। तो हमारा भी फर्ज होता है कि हमारा देश को हम बचा के रखें, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान दिया अपना देश के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा देश को हम बचा के रखें। ओके, तो इस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन के साथ जय हिंद। ओके, इस तरह से अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।